2009 के क्वेश्चंस कर रहे थे अपन। इसका पार्ट फर्स्ट अपन ने कंप्लीट कर लिया है और इसी मॉडर्न हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस अपन कर रहे थे, तो आज अपन 2009 के सेकंड पार्ट के क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, वो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखो, द फॉलोइंग हु ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड द अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। यहाँ पे आपको एक ऑर्गेनाइजेशन दे रखा है और उसका पूछा है कि इसको किसने फाउंडेड करा था। तो अब एक चीज़ आप नोट कर लो, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे या फिर हिस्ट्री पढ़ोगे या फिर कोई भी पढ़ोगे, तो वहाँ पे अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि उसको किसने फाउंड करा था। इससे अभी अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर के लिए एसोसिएशन के लिए बात हुई है। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन को कौन फाउंड करने वाला है वो आप हमेशा याद रखोगे क्वेश्चंस पढ़ते वक्त। मतलब आप अपने जब आप जो भी स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो या फिर आप कोई भी हिस्ट्री या फिर कोई भी सब्जेक्ट की बुक पढ़ रहे हो, तो उस टाइम पे अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है तो उसको बनाने वाला कौन है। तो यहाँ पे क्योंकि ये आया है फाउंडेड, अब भी कोई यहाँ पे पूछा है तो इसका आंसर तो महात्मा गांधी है। यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी कर रखा है, लेकिन अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा में बताती हूँ। देखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जेबी कृपलानी, इनके बारे में आपको पहले भी बता चुकी हूँ। जेबी कृपलानी के बारे में देखो, यहाँ पे 2008 का मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया पूरा, और ये शायद 2008 का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो जेबी कृपलानी आया था, तो मैंने आपको यहाँ पे एक स्टोरी भी बताई थी कि सुचित्रा कृपलानी थी जो सीएम बनी थी यूपी की पहली, और वो कांग्रेस से बनी थी, और जेबी कृपलानी जो थे वो क्या हो गए थे, एकदम अगेंस्ट में हो गए थे। फिर यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में एक्चुअली में पूछा था कि यहाँ पे टीचर कौन है बाय प्रोफेशन, तो ये आंसर था जेबी कृपलानी। तब मैंने यहाँ पे आपको इनके बारे में सारी चीज़ें बताई थी। देखो कि वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, चंपारण सत्याग्रह में वो गांधी जी से मिले थे, गुजरात विद्यापीठ के वो प्रधानाचार्य भी रहे, फिर बिहार के कॉलेज में शायद सन बताया था 1912 या 17 तक उन्होंने काम करा था, हिस्ट्री और इंग्लिश पढ़ाते थे। एक बार ईयर जो है वो कंफर्म कर लेना। इनकी बायोग्राफी के बारे में भी बताया था। तो यहाँ पे ये वाला तो नहीं है कि टेक्सटाइल लेबर, तो इसको रॉन्ग कर देते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी नहीं है, तो इसका आंसर तो वैसे महात्मा गांधी है, ये चीज़ हमें पता है। इन्होंने किसके साथ करा था, अनुसुईया बैन जो थी, यानी अनुसुईया साराभाई जो थी, उनके साथ मिलकर इन्होंने क्या करा था, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना करी थी। वैसे इसको मजदूर महाजन संघ बोला जाता था, जिसे अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन का नाम दिया गया था और टीएलए का नाम दिया गया था। इसकी स्थापना हुई थी 25 फरवरी 1920 के अंदर। फिर एक और नाम यहाँ पे जो है हम जिसके बारे में नहीं जानते, वो है एनएम जोशी, क्योंकि अभी तक हमने ये नाम देखा नहीं है। तो यहाँ पे देखो, ये थे नारायण मल्हार जोशी, इनका पूरा नाम था नारायण मल्हार जोशी। ये 1911 के अंदर सोशल सर्विस लीग की स्थापना करते हैं। इनके साथ कौन कौन जुड़े थे, लालू सामलदास, ठक्कर बापा और एच.टी. पारेख, ये सब जुड़े हुए थे। अब देखो एक और चीज़ यहाँ से बताती हूँ, एनएम जोशी के बारे में तो हो गया। ये ना जो दलित वगैरह थे उनके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा रिफॉर्म करने की कोशिश करी थी, और उन्हीं के लिए जो डिप्रेस क्लास थी उनके लिए उन्होंने बहुत सारी कोशिश करी थी। स्कूल वगैरह खोले थे, हॉस्पिटल वगैरह खोले थे। इसी के लिए उन्होंने सोशल सर्विस लीग की स्थापना करी थी, समाज की सेवा, सोशल सर्विस यानी समाज की सेवा करने के लिए। अब देखो यहाँ पे एक नाम मैंने पढ़ा, जैसे ये ठक्कर बाबा, तो ये मुझे थोड़ा सा याद आया। तो ठक्कर बाबा, इनका पूरा नाम था अमृत लाल विठल दास ठक्कर। तो इनको प्यार से सब लोग क्या कहते थे, या फिर ये पॉपुलर किस नाम से थे, ठक्कर बाबा से। इन्होंने 1922 के अंदर भील सेवा मंडल शुरू करा था, और इनकी बुक थी ट्राइब्स ऑफ इंडिया। देखो ये ठक्कर बाबा का नाम मैंने आपको तब बताया होगा जब है ना भील का आंदोलन पढ़ा रही थी, कि वहाँ पे भील का आंदोलन हुआ था, राजस्थान उदयपुर मेवाड़ वाला जो एरिया था, वहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन बताया था, वहाँ पे ये ठक्कर बाबा आए थे। तो इसलिए बता दिया कि भील सेवा मंडल चलाया था, जो अंग्रेजों का फॉरेस्ट एक्ट आया था उसके अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट करा था। तो ये चीज़ हो गई। अब ये वाला बता दिया आपको टेक्सटाइल, तो ये महात्मा गांधी हो जाएंगे। एनएम जोशी बता दिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जनरली हमें बहुत कुछ पता होता है, नेम बहुत कॉमन है। और जेबी कृपलानी के बारे में भी मैं पहले बता चुकी हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल अब किसी ऑप्शन में आएंगे तो उनके बारे में भी थोड़ा डिटेल में बता दूंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या है, द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 16 अक्टूबर 1905 इज वेल नोन फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन। 16 अक्टूबर 1905 किसके लिए जानी जाती है। अब देखो फिर यहाँ पे एक और चीज़ बनी कि हमें ना डेट भी याद रखनी है, कि अगर कोई इंपॉर्टेंट डेट है उसके अंदर कुछ काम हुआ है तो वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए। जैसे अब यहाँ पे इस चीज़ को आप देखोगे, द फॉर्मल प्रोक्लेमेशन ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट वॉज मेड इन कलकत्ता टाउन हॉल। तो ये कब हुआ था, 7 अगस्त 1905 को। स्वदेशी मूवमेंट कब चला था, जब जो लॉर्ड कर्जन था उसने क्या करा था, डिवाइड कर दिया था बंगाल को, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, तब स्वदेशी मूवमेंट चला था। तो ये कब हुआ था, 1905 में। तो ये वाला तो आंसर नहीं होगा। फिर देखो, पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक इफेक्ट, बात तो पहले ही कर दी गई थी, लेकिन वो इफेक्ट में कब आया था, 16 अक्टूबर 1905 को। तो इसकी डेट हो जाएगी 16 अक्टूबर 1905। एक बार 8 अगस्त जो करो या मरो वाली जो मतलब जो लास्ट वाला मूवमेंट था, क्विट इंडिया मूवमेंट, उसकी डेट भी पूछी गई है। तो डेट जो इंपॉर्टेंट है ना, वो भी एक बार याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, उनकी गना। फिर देखो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन क्या है, दादा भाई नौरोजी डिक्लेयर्ड दैट
द गोल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वो स्वराज, ये कब डिक्लेयर करा था? कलकत्ता सेशन के अंदर करा था 1906 के अंदर। लोकमान्य तिलक स्टार्टेड स्वदेशी मूवमेंट इन पूना, कब स्टार्ट करा था उन्होंने? 7 अगस्त 1905 में। स्वदेशी मूवमेंट जो हुआ था वो 1905 के अंदर हुआ था। तो बस ये सारी चीज़ें हैं, ये ध्यान रख। स्वदेशी मूवमेंट तो चला ही था, पार्टीशन ऑफ बंगाल के उससे लेके चला था, इसलिए ये चीज़ हो जाएगी। तो पूना में स्टार्ट करा था, तो डेट तो नॉर्मली वही रहनी है कि एक साथ ही सब जगह शुरू हुआ था। बस थोड़ा बहुत याद कर लेना, डेट जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनके बारे में याद करना। अब नेक्स्ट देखो, ये वाला क्वेश्चन तो इन द इंडिविजुअल सत्याग्रह विनोबा भावे वॉज चूजन एज अ फर्स्ट सत्याग्रही, हु वॉज द सेकंड? इसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखो क्या हुआ था कि जब अगस्त्यस मिशन आया था ना तो वो फेल हो चुका था। तो उसके बाद क्या हुआ कि गांधी जी ने बोला, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर देखो गांधी जी की इस टाइम पे फिलोसफी ऐसी थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर क्योंकि ये 1939 के टाइम के आसपास की बात है, अगर क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इंडियन से पूछे बिना उनको युद्ध में शामिल कर दिया था, तो फिर अब गांधी जी ने बोला कि हम अगर देखो गांधी जी की उस टाइम पे ये सोच वर्क कर रही थी कि अगर हम ब्रिटिशर्स का अपोज करते हैं तो ब्रिटिशर्स किसके अगेंस्ट लड़ रहे हैं? नाजी जर्मनीज के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, और नाजी जो है वो पूरे समाज के लिए, पूरे पूरे विश्व के लिए खतरा है। तो अगर हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ बहुत ज़ोर से लड़ेंगे, एकदम आंदोलन करेंगे, तो हम यहाँ पे भी उनको बैकफायर करेंगे, और वहाँ पे भी क्या होगा कि वो लड़ नहीं पाएंगे अपनी पूरी ताकत के साथ। और हम क्या चाहते हैं कि हिटलर का मतलब हिटलर खत्म हो जाए एक तरह से दुनिया से, नाजी जर्मनी जो है वो खत्म हो जाए दुनिया से। तो ये सोचते थे। फिर उन्होंने सोचा कि अब हम ब्रिटिशर्स के साथ भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया था कि हम पार्ट नहीं लेंगे। तो उन्होंने सोचा कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनके हमें विरोध भी करना है, क्योंकि हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए टोटल इंडिपेंडेंस। तो इसलिए उन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह का वो करा था। उन्होंने बोला था कि हर सत्याग्रही को, उन्होंने ये चीज़ भाषण में कही थी कि जितने भी सत्याग्रही, जितने भी लोग हैं जो अपनी तरफ से ये आंदोलन शुरू कर सकते हैं, वो शुरू करना शुरू करते जाओ, और जिनको जेल में पकड़ के डाल देती है मतलब ब्रिटिश सरकार कांग्रेस के लीडर्स को, तो वो तो चले जाएंगे जेल में, लेकिन जो भी बचते हैं जिनको नहीं पकड़ते, बहुत सारे छोटे मोटे लीडर्स भी तो थे, सबको तो जेल में डाला नहीं था, तो वो सब से कहाँ पे पहुँचो? दिल्ली के अंदर। तो यहाँ पे एक नारा आया था, दिल्ली चलो मूवमेंट। कहाँ पे पहुँचते जाओ सारे सत्याग्रही इकट्ठे होकर? दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में कहाँ से कौन रूल कर रहा था उस टाइम पे? ब्रिटिशर्स। अब हमसे पूछा जाता है इंडिविजुअल सत्याग्रह कब हुआ था? अक्टूबर 1940 में हुआ था। इसमें कहाँ पे, ये कहाँ जगह पे बोला गया था? स्टार्टेड कहाँ पे कराया गया था? पवनार एक जगह है, वहाँ पे कराया गया था। बस इतना 3 नाम याद रखना, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, और तीसरा है ब्रह्मदत्त। ये नाम भी याद रखना, ना कि तीसरे कौन थे? ब्रह्मदत्त का भी पूछ लिया जाए। तो फर्स्ट तो हमारे सत्याग्रही कौन हो जाएंगे? विनोबा भावे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे हैं ब्रह्मदत्त। तो ये तीनों हो जाएंगे। उसके बाद इंडिविजुअल ये वाला क्वेश्चन हो गया अपना। अब देखो फिर वही ऑप्शंस, राजेंद्र प्रसाद के बारे में बता चुके हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल फिर आ गए, श्री राजगोपालाचारी के बारे में भी हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द क्रिप्स प्रपोजल इंक्लूडेड द प्रोविजन फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है, हमसे ये पूछा गया है। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ बताती हूँ कि ध्यान से सुनना इस चीज़ को। देखो इसको एलिमिनेशन से इसको कैसे याद करेंगे, या फिर कहाँ पे अपन ट्रिक लगा सकते हैं? फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया, फुल इंडिपेंडेंस हो इंडिया की। तो ये तो जब ब्रिटिश छोड़ के गए थे ना 1947 में, तब भी उन्होंने डोमिनियन स्टेटस ही दिया था, क्योंकि उस टाइम पे हमारा संविधान नहीं बना था और वो लागू नहीं हुआ था, वो 1950 में हुआ था। तो उसके बाद तो यहाँ पे ये जो फुल है ना, ये फुल इंडिपेंडेंस कभी भी नहीं दिया था। तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन क्या होगा हमारा? रॉन्ग हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं, फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग करते हैं। तो ए ऑप्शन गया हमारा, ए ऑप्शन हमारा गया, हमारा बोथ ए बन गया, या तो हमारा ये वाला ऑप्शन है या फिर ये वाला ऑप्शन है। अब देखो, क्रिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी, क्रिएशन करना है कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी, तो ये वाली चीज़ सही है, ये नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, डायरेक्टली निकल जाएगा। तो ये वाला आंसर तो अपने हो गया, लेकिन मैं इसमें आपको एक एलिमिनेशन ट्रिक बताती हूँ जो लोग जनरली यूज़ करते थे। देखो उन्होंने ऐसे, मतलब मैंने भी देखे वीडियोज़, तो उन लोगों ने ऐसे कहा था, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अपन दो तो हटा चुके हैं, ये हटा दिया और ये हटा दिया अपन ने, क्योंकि अपन को पता चल गया 1 और 2 में से 1 गलत है, तो 1 और 2 वाले ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो हट जाएंगे। तो अब कितनी चांस बची? 50-50 बची। तो लोग ऐसे कहते थे, जैसे ये क्या है, ये ऑप्शन बोल रहा है नीदर 1 और 2, और ये बोल रहा है ओनली 2। तो जब भी अपन को तुक्का लगाना है, तो वो बोलते थे कि 70% ऐसा चांसेस है कि यही आंसर होगा, और 30% चांसेस होंगे कि ये वाला आंसर होगा। तो जब भी आप कभी ऐसे में फंस जाओ जिसके अंदर 50-50 में आ जाओ, और आपके पास एक वाला सही बोल रहा हो और दूसरा वाला ऑप्शन बोल रहा हो कि दोनों में से दोनों ही गलत है, तो आप हमेशा ये वाला छोड़ के, मतलब जिसमें आप बोले जाए कि 1 और 2 दोनों ही रॉन्ग है, एक या तो 1 सही है या 2 सही है, या फिर एक ऑप्शन में बोलेंगे कि एक वाला सही है और दूसरे ऑप्शन में बोलेगा कि दोनों ही गलत है, तो आप इस वाले को टिक ना लगा के इस वाले को टिक करना, और मोस्टली 70% चांस में ये करेक्ट निकलता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये एलिमिनेशन ट्रिक है। वैसे 2023 में नहीं लगी थी, कहीं पर भी नहीं लग रही थी, तो लेकिन
इन फ्यूचर कोई और पेपर देते हो तो ध्यान रख लेना, ठीक है। तो ये वाला इसका आंसर तो बी हो जाएगा। अब उसके बाद है ना ये वाले, अच्छा मेरे को इसके प्रपोजल्स क्रिप्स मिशन के आपको थोड़े से वो भी बताने थे, क्या क्या प्रपोजल्स है। सिंगल मेंबर कमेटी थी, स्टैनफोर्ड क्रिप्स था, इसके मेन प्रपोजल क्या क्या थे वो सुन लो। देखो, इंडिया एक यूनियन बनाया जाएगा जिस विथ डोमिनियन स्टेटस होगा उसके पास, वुड बी सेटअप। डोमिनियन स्टेटस मैंने आपको पहले भी बताया, इसका मतलब जैसे अभी न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ये चल रही है कि इनका जो सबसे बड़ा हेड जैसे अपना राष्ट्रपति है, और राष्ट्रपति के ऊपर कोई भी नहीं है, अपना राष्ट्रपति सबसे बड़ा हेड है, तो वहाँ पर उनके कौन होता है, ब्रिटेन के जो किंग और क्वीन होते हैं वो अभी भी उन्हीं का एज अ नेम, सिर्फ नेम लगाने के लिए वो उनके अंडर है, बस नेम के लिए, ठीक है। अपने यहाँ पे भी राष्ट्रपति को रबर स्टैम्प कहा जाता है ना, कि उसका इतना कुछ मेन पर्पस नहीं होता, लेकिन वो हेड होता है, लेकिन वो अपने द्वारा ही चुना जाता है, इनडायरेक्ट वे में अपने द्वारा इलेक्शन होता है, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं होता। उनका जो हेड है वो कौन रहेगा, जो ब्रिटेन की क्यून है, क्यून या फिर किंग जो भी है वो होगा, तो वो चीज़ डोमिनियन स्टेटस होता है। तो यहाँ पे बोला गया कि एक इंडियन यूनियन बनाया जाएगा डोमिनियन स्टेटस के साथ। इट वुड बी फ्री टू डिसाइड इट्स रिलेशन, वो अपने फ्री होगा इस बात को डिसाइड करने के लिए कि उसे रिलेशन रखना है कॉमनवेल्थ से या फिर नहीं रखना, और वो फ्री होगा पार्टिसिपेट करना, जैसे यूनाइटेड नेशंस वगैरह के जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस बन गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में, तो इंटरनेशनल जितनी भी इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं उनके साथ उनको रिलेशन रखना है या नहीं रखना, उसके लिए वो फ्री होंगे। दूसरा बोलता है कि जैसे ही वॉर ख़त्म हो जाएगी, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो ख़त्म हो जाएगी, एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी, जो कि जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली है फ्रेम करी जाएगी, वो क्या करेगी, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, ठीक है। अब इसके अंदर से बोला गया कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, जिसमें पार्शियली जो होंगे वो नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे प्रिंसेस के। तो बस इतना समझ लो कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो बनेगी वो क्या बनाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन का काम करेगी। सेपरेट एग्रीमेंट डन करा जाएगा माइनॉरिटी से। ऐसा बोला गया था कि कोई भी डिसीजन होगा, लेकिन वो बिना माइनॉरिटी के पूछे बिना नहीं होगा, यानी मिनॉरिटीज़ जो हैं उनके पास आप क्या दे रहे हो, इनडायरेक्ट वीटो दे रहे हो। फिर ये बोला गया है ये सारे जो एक्शन है वो किसके बाद काम में आएंगे, सिर्फ वॉर के बाद में। तो इंडियन जो ऑब्वियसली बात है क्रिप्स प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था, और गांधी जी ने इसे क्या कहा था, पोस्ट डेटेड चेक कहा था। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। अब उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल अरुणा आसिफ अली वॉज अ मेजर वुमेन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ इन। अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ इन्होंने कब करी थी, वो चीज़ हमसे पूछी गई है। तो देखो, इन्होंने क्या 1942 के अंदर क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, तो मुंबई के जो गोवलिया मैदान था उसके अंदर इन्होंने कांग्रेस का झंडा फहरा दिया था, तो इसलिए इनको जाना जाता है। अब यहाँ पे देखोगे आप, जब है ना मैं ये आपको क्विट इंडिया मूवमेंट बता रही थी, एक क्वेश्चन में आया था, तो अगस्त 1942 को गांधी जी को 0 ओवर की तरह, या फिर गांधी जी के साथ साथ जितने भी कांग्रेस के इंपॉर्टेंट लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर दिया गया था। तो वहीं पर सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप आई थी, तो उसके अंदर कौन थे, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, उषा मेहता, अरुणा आसिफ अली, मीनू मसानी और अच्युत पटवर्धन। तो ये देखो यहाँ पे नाम आ गया अरुणा आसिफ अली, तो ये इनका काम ये था। और उषा मेहता का तो अपन इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उन्होंने अंडरग्राउंड रेडियो एक्टिविटी चलाई थी, ठीक है। तो यहाँ पे अरुणा आसिफ अली जो कब किससे जुड़ी थी, क्विट इंडिया मूवमेंट से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्विट इंडिया मूवमेंट। और एक और चीज़ बताती हूँ, उनको 1997 के अंदर भारत रत्न भी दिया गया था। और ये जो अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ चला रहे थे ना, तो गांधी जी ने इनको बहुत एडमायर करा था कि रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जो उनके अरेस्ट होने के बाद, तो एक बार वो कहते भी हैं, उनका एडमिरेशन, मतलब इन लोगों को बहुत प्रेस करते हैं कि इन्होंने इतना अंडरग्राउंड रह के इतनी मुश्किल से इतनी कठिनाइयों के अंदर ये काम करा था। रेडियो चलाना, लोगों तक अपने भाषण पहुँचाना, अपनी बातें पहुँचाना, अपनी बात रखना कि उन्हें क्या चाहिए, तो इसलिए गांधी जी ने उनको बहुत एडमायर भी करा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्विट इंडिया मूवमेंट। अब अरुणा आसिफ अली के बारे में दो बातें बता देती हूँ, थोड़ी पर्सनल है। एक तो उन्हें 1997 के अंदर भारत रत्न मिला था। अब यहाँ पे देखो, इनके नाम को अगर आप देख रहोगे तो अरुणा जो है हिंदू है, और आसिफ अली की बात करोगे तो आसिफ अली क्या है, मुस्लिम नेम है। तो आप यहाँ पे नॉर्मली मुस्लिम नेम है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो अरुणा है ना, ये हिंदू थी, ब्राह्मण थी, और ये जो आसिफ अली थे ना, ये मुसलमान थे। उस टाइम का टाइम सोचो, जब पाकिस्तान की मांग चल रही है, हिंदू पाकिस्तान में बंटवारा होने की बात चल रही है, हिंदू अलग जा रहे हैं, पाकिस्तान मतलब जो मुसलमान है वो अलग जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान चाहिए, अलग कंट्री चाहिए अपनी। तो वहाँ पर उस टाइम पर इन दोनों ने शादी करी थी, उनके अंदर अपने हस्बैंड का नाम जोड़ लिया था, इसलिए ये बनी थी अरुणा आसिफ अली। तो बस ये थोड़ी सी पर्सनल बात है कि उस टाइम पे भी इतनी डिफ़िकल्टीज़ वगैरह, सेकुलरिज्म का भी एग्जांपल है कि आजकल बहुत ज़्यादा दंगे होते हैं। अभी भी आप अगर न्यूज़ वगैरह में पढ़ोगे तो बच्चियों को मार दिया जाता है, या फिर किसी लड़के को मार दिया जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने इंटरकास्ट मैरिज कर लिया। लेकिन उस टाइम में 1942 के टाइम पर इन दोनों ने, हिंदू ब्राह्मण थी और ये मुस्लिम थे, तो उन दोनों ने शादी करी थी, और इसलिए इनका नाम पड़ा अरुणा आसिफ अली। आंसर वैसे फ्रीडम स्ट्रगल में अगर आपसे पूछा गया तो आंसर तो पता चल गया, क्विट इंडिया मूवमेंट है। अब यहाँ पे देखो, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और स्वदेशी मूवमेंट, ये सारे मूवमेंट, पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये गांधी जी ने असहयोग, और सिविल डिसोबीडियंट दांडी यात्रा, तो ये सारे जो मूवमेंट्स हैं ये सारे अपन पढ़ चुके भी नहीं हैं, तो ये पढ़ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर ऑप्शन में नॉर्मली ये घूम फिर के आ रहे हैं, तो यहाँ पे बताने का मुझे कोई सेंस दिखता नहीं है। अब आगे के जो
10 के वीडियो में जो क्वेश्चन हैं उन्हीं के साथ वहीं पे नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए थैंक यू।